जय हिंद बच्चों। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगला पार्ट को करने जा रहे हैं। तो इसके पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पार्ट 3 तक यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये आपका अपलोड हो चुका है। अब इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो कि मेरा क्लास 10th का है, इसका हम पार्ट 4 देखने जा रहे हैं। तो पार्ट 4 मेरा है विभाजन सूत्र सेक्शन फॉर्मूला, यानी इस सेक्शन फॉर्मूला का ही अप्लाई करके हम अब आगे अगला एक्सरसाइज कर पाएंगे। तो इसके पूर्व हम लोगों ने जो पार्ट 3 तक किया था, तो उसके लिए हम लोग एक्सरसाइज 7.1 के लिए जितनी आवश्यक बातें थी वो सारी बातों को हम लोग कर चुके थे। और आप लोग को बोला भी गया था बच्चों कि आपको जितना मटेरियल दिया गया है उस मटेरियल का यूज करके आपको एक्सरसाइज 7.1 बनाना है। अगर 7.1 आप बना के देखे होंगे और अगर कहीं आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उस पर फिर फुल चैप्टर का वीडियो फिर बना दिया जाएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट को देखने जा रहे हैं। और ये मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन फॉर्मूला यानी विभाजन सूत्र है। अगर हम इसको अच्छी तरह से जान जाते हैं तो मेरा जो अगला एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग इजीली कर सकते हैं। तो चलिए इस फॉर्मूला को हम डेरिवेशन करके दिखाते हैं, इसको प्रूफ करके दिखाते हैं कि ये फॉर्मूला को कैसे निकाला जाता है। उसके बाद बच्चों फिर इस फॉर्मूला का हम यूज बताएंगे कि आप इस फॉर्मूला का यूज करके सवालों को किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो आप लोग बने रहिए और बढ़िया से देखिए और चीजों को समझिए। थोड़ा सा हम स्पेस बनाने के लिए बच्चों इसको हम मिटा देते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा स्पेस की जरूरत है सेक्शन फॉर्मूला के लिए। तो देखिए बच्चों, विभाजन सूत्र यानी सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, तो नाम से ही क्लियर है, इसका नाम है विभाजन सूत्र। तो इसमें क्या होगा कि 2 पॉइंट्स होंगे और 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट आपको दिया रहेगा और उस 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर एक मेरा रेखाखंड बनेगा, एक लाइन सेगमेंट बनेगा। तो जो लाइन सेगमेंट मेरा बनेगा वो लाइन सेगमेंट मेरा किसी पॉइंट पर इंटरनली इंटरसेक्ट होगा, किसी पॉइंट पर अंतः विभाजित होगा। तो जिस पॉइंट पर वो अंतः विभाजित होगा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसी कोऑर्डिनेट को जानने के लिए सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। तो देखिए बच्चों, इसको डेरिवेशन, इसका प्रूफ कैसे होगा इस चीज को आप लोग देखें। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले हम एक ग्राफ लेंगे। ग्राफ का ये वर्टिकल लाइन हुआ और फिर इसी में हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे। आप लोग को पता है बच्चों, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो एक्स एक्सिस होता है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जिस पॉइंट पर बाइसेक्ट करते, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को ओरिजिन पॉइंट बोला जाता है। तो यहाँ पर ओरिजिन पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के लिए भी 0 और वाई एक्सिस के लिए भी 0 होता है, यानी यहाँ का कोऑर्डिनेट मेरा 0 0 होता है। अब देखिए बच्चों, इसको आप 0 के लिए भी काम चला सकते हो या ओ के लिए भी काम चला सकते हो। ओरिजिन पॉइंट के लिए भी ओ काम कर जाएगा और 0 के लिए भी कर जाएगा। तो आपको पता है बच्चों कि ओरिजिन पॉइंट के जो राइट साइड होते हैं इधर आपका पॉजिटिव होता है और ओरिजिन पॉइंट के जो अप होते हैं यानी ऊपर होते हैं ये भी आपका पॉजिटिव होता है। और इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, राइट का लेफ्ट की ओर आएंगे तो ये मेरा नेगेटिव हो जाएगा। तो इधर एक्स डैश करेंगे, इधर हम y करेंगे और फिर नीचे हो गया मेरा y डैश हो गया। अब इस ग्राफ पर हमको 2 पॉइंट्स लेना है। तो हम बच्चों ग्राफ के इस भाग पर हम 2 पॉइंट्स ले रहे हैं। ये आपको पता होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। हिंदी में ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश होता है। तो कोई भी पार्ट में आप लेके प्रूफ कर सकते हैं। ये चीज हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहे हैं, आप सेकंड में, थर्ड या फोर्थ किसी में भी लेके आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ ग्राफ में हम 2 पॉइंट्स ले रहे हैं। एक पॉइंट्स मेरा ये हो गया और दूसरा पॉइंट मेरा ये हो गया। अब ये 2 पॉइंट्स हम ले लिए हैं, इसको हम पॉइंट ए नाम दे देंगे और इस पॉइंट को हम बी नाम दे देंगे। अब देखिए बच्चों, ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए आपको पता है
कि एक्स एक्सिस, पहले हम एक्स एक्सिस के लिए लेंगे जो मेरा भुज यानी एब्सिसा होता है, और फिर उसके बाद हम वाई एक्सिस के लिए लेंगे जो कोटि, या इंग्लिश में आप इसको ऑर्डिनेट कर सकते हो। तो यहां से यहां का पार्ट, ये मेरा चूंकि एक्स एक्सिस का है, तो एक्स एक्सिस का पार्ट है, इसलिए हम इस पॉइंट, अब यहाँ ए बी, यहाँ सी नाम दे देते हैं। अब यहाँ ओ से लेके सी तक, चूंकि एक्स का पार्ट है, इसलिए ओ से सी का डिस्टेंस हम x1 लेंगे। ओ से सी का डिस्टेंस x1 लेंगे। उसके बाद ये जो मेरा सेकेंड पॉइंट हुआ, ये वर्टिकल हाइट हुआ बच्चों, ये सेकेंड पॉइंट, इसको हम डी मान लेते हैं। और ये भी चूंकि एक्स एक्सिस का ही पार्ट है, इसलिए यहां से यहां का डिस्टेंस हम बच्चों x2 ले लेते हैं। यहां से यहां का डिस्टेंस x2 ले लेते हैं। अब ये हो गया मेरा हॉरिजेंटल डिस्टेंस। अब वर्टिकल डिस्टेंस लेंगे, तो वर्टिकल डिस्टेंस यहां पर एक नाम दे देते हैं बच्चों, यहां ई दे देते हैं। और फिर यहां से यहां का डिस्टेंस, क्योंकि ये वाई एक्सिस का पार्ट है, तो इसलिए यहां का डिस्टेंस हम जो लेंगे, ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस, ये y1 लेंगे। अब एक जो मेरा सेकेंड पॉइंट है, इसको फिर हम यहां से y एक्सिस में ज्वाइन कर देंगे, y एक्सिस से टच कर देंगे, और यहां का एक नाम दे देते हैं बच्चों, तो यहाँ E हो गया, यहां का नाम F दे रहे हैं। अब क्योंकि ए भी y एक्सिस का ही पार्ट है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस है, सॉरी हॉरिजेंटल नहीं, वर्टिकल डिस्टेंस है, तो इस वर्टिकल डिस्टेंस चूंकि y एक्सिस का पार्ट है, इसलिए हम O से यहां तक का डिस्टेंस y2 ले लेते हैं। ये y2 डिस्टेंस हो गया। अब देखिए बच्चों, अब आगे हम लोग को देखना है ये दो पॉइंट A और B, इसको जब हम मिला दिए तो एक मेरा लाइन सेगमेंट बन गया, एक रेखाखंड बन गया ए। अब बताओ बच्चों, ए का कोऑर्डिनेट कितना होगा? तो ए देख रहे हैं, हॉरिजेंटल डिस्टेंस मेरा x1 है और वर्टिकल डिस्टेंस y1 है, तो यहां का कोऑर्डिनेट बच्चों x1, y1 हो जाएगा, x1, y1। अब यहां का डिस्टेंस बच्चों पॉइंट बी का, तो पॉइंट बी का पहले हॉरिजेंटल डिस्टेंस देखना है। हॉरिजेंटल डिस्टेंस मेरा x2 है और x2 के अप है, और फिर वर्टिकल डिस्टेंस इसके लिए y2 है, तो यहां का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2, y2। अब बच्चों ये दो पॉइंट्स को मिलाने वाला एक रेखाखंड हो गया। अब ये रेखाखंड किसी पॉइंट पर इंटरनली इंटरसेक्ट होगा। अब मान लेते हैं कि ये पॉइंट P, यहां पर हम पॉइंट P ले रहे हैं, और इस पॉइंट P पर ये रेखाखंड इंटरनली यानी अंता विभाजित हो रहे हैं, इंटरनली इंटरसेक्ट हो रहा है, जिसको हिंदी में हम लोग अंता विभाजित करते हैं। अब इसका कोऑर्डिनेट बच्चों हम x और y ले लेंगे, इसका कोऑर्डिनेट x और y लेना है, यानी अब इस जगह से हम इसको इस तरह से मिला देंगे, और यहां पर एक नाम दे देंगे बच्चों, यहां F था, अब यहां का नाम हम G दे देंगे। अब यहां से लेके हॉरिजेंटल डिस्टेंस जो है ये हम x मान लेते हैं, यहां से यहां तक हॉरिजेंटल डिस्टेंस x हो गया। अब फिर बच्चों यहां से फिर इधर हम इसको मिलाएंगे, एक सेकंड बच्चों मिला लेते हैं, उसके बाद लिखते हैं। अब यहां से लेके हमको इस पॉइंट का लेना है, यहां G हो गया, यहां हम H दे देते हैं। O से H का डिस्टेंस लेना है, तो O से H का डिस्टेंस के लिए एक सेकंड थोड़ा सा हम जगह बनाते हैं।
तो O से लेके E हो गया, ये वर्टिकल डिस्टेंस है, ये y1 हो गया। और फिर O से H तक का डिस्टेंस हम y ले लेते हैं, और फिर O से लेके F तक का डिस्टेंस y2 ले। अब बच्चों यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं ये पॉइंट हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस में है ओरिजिन पॉइंट से, तो x के डिस्टेंस में है, और वर्टिकल ये पॉइंट कितना के डिस्टेंस में है, y के डिस्टेंस में है। इसलिए यहाँ का कोऑर्डिनेट मेरा x, y हो जाएगा। अब क्या करना है बच्चों, इसके बाद सारे पॉइंट्स का हम कोऑर्डिनेट कर दिए। अब आपको थोड़ा सा ये चीज देखना है, इसको अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो ये कोई जरूरी नहीं है, आप इसको ज्वाइन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो यहां से यहां तक ये जो मेरा लाइन सेगमेंट ए बी था, ये पॉइंट पी पर इंटरनली इंटरसेक्ट हो रहा है। तो बच्चों एक रेशियो पर ये हो रहा है, इंटरनली इंटरसेक्ट एक रेशियो पर हो रहा है। तो वो रेशियो क्या होगा बच्चों, तो उस रेशियो को हम मान लेंगे, उस रेशियो को हम मान लेते हैं। इधर वाला अगर आप दर्शाते हैं दर्शा भी सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरी भी नहीं है। तो चलिए इधर का हम रेशियो ले लेते हैं, ए से पी तक का M1 रेशियो। अब यहाँ थोड़ा सा बच्चों यहाँ का कोऑर्डिनेट लिखना है, तो यहाँ का x1, y1 होगा। अब इधर से ये जो लाइन पॉइंट P पर इंटरनली इंटरसेक्ट हो रहा है, तो एक रेशियो पर हो रहा है, तो यहां से यहां का रेशियो बच्चों हम M1 ले लेंगे, यहां से यहां का रेशियो M1, और फिर P से लेके B तक का जो रेशियो है इधर का हम M2 ले लेते हैं। अब क्या करना है बच्चों, यहां से इसको मिला देना है, और फिर इस जगह से इसको मिला देना है। अब इसको मिलाने के बाद अब फिर इसी पर हमको ये दो ट्रायंगल पर काम करना है, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। अब यहां भी बच्चों कुछ नाम यहां दे दिया जाए, तो मेरा कहां तक नाम पहुंचा है, जी तक, H तक आया है। अब यहां हम नाम I दे देते हैं, और इस जगह नाम J दे देते हैं। अब देखिए बच्चों, ये जो फिगर में सारी चीजों को हम रिप्रेजेंट किए हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ मान के दिखा देना है, मान लेना है, थोड़ा लेट कर लेंगे हम उसको, मान लेंगे। तो यहां पर हम बच्चों इस तरह से लिखेंगे, माना कि बिंदुओं ए, और ए का कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों, x1, y1, x1, y1, तथा बी का कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों, तो x2, y2। तो यहां का कोऑर्डिनेट हम दर्शा देंगे x2, y2। को मिलाने वाला रेखाखंड, ये दो पॉइंट्स को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है, को मिलाने वाला रेखाखंड बिंदु P, बिंदु P, और इसका कोऑर्डिनेट हम लिए हैं बच्चों x, y। बिंदु P पर कितना रेशियो में हो रहा है, तो M1 रेशियो M2, M1 रेशियो M2 में अंतः विभाजित होता है। अंतः विभाजित होता है। जो ग्राफ में हमने बनाया है बच्चों, उसी चीज को यहाँ पर थोड़ा दिखा दिया गया है। बिंदुओं A x1, y1, x1, y1 तथा B हो गया x2, y2, x2, y2 को मिलाने वाला रेखाखंड
ए बी, यहां थोड़ा सा ए बी लिख देना है बच्चों को, मिलाने वाला रेखाखंड मेरा ए बी हुआ। इसको मिलाने वाला रेखाखंड ए बी, मिलाने वाला रेखाखंड ए बी बिंदु पी, देखिए पॉइंट पी पर जहां का कोऑर्डिनेट हम एक्स वाई लिए हुए हैं, तो बिंदु पी ब्रैकेट में एक्स कोमा वाई पर m1 अनुपात m2 में, यानी इस पॉइंट पी में जो ये अंता विभाजित हो रहा है वो m1 अनुपात m2, यानी m1 रेशियो m2 में ये हो रहा है। m1 अनुपात m2 में अंता विभाजित होता है, तो हमको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करना है, और यही पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हम पता करेंगे यही कहलाता है विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला। अंता विभाजित होता है, तो अब हमको फाइंड करना है बिंदु P का निर्देशांक। बिंदु P जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, यही एक्स और वाई का जो वैल्यू हम निकालेंगे, जो फॉर्मूला निकालेंगे वही सेक्शन फॉर्मूला होगा। तो बिंदु P एक्स वाई का निर्देशांक, इसका निर्देशांक क्या होगा और इसका एक वैल्यू क्या होगा। तो इसको करने के लिए बच्चों हम लोग को करना क्या है, यहां पर ये जो दो ट्रायंगल बन रहा है, ये दो ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर करेंगे, यानी समरूप करेंगे। अब दो ट्रायंगल समरूप करने के बाद इसकी प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे, और प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के बाद तब फिर हम सेक्शन फॉर्मूला को फाइंड कर लेंगे। तो बच्चों आप लोग को पता होगा कि दो ट्रायंगल को सिमिलर कैसे किया जाता है, दो ट्रायंगल को समरूप कैसे किया जाता है। तो बच्चों आप लोग मैथमेटिक्स में क्लास 10 के मैथमेटिक्स में चैप्टर 6 में जो ट्रायंगल चैप्टर है मेरा, त्रिभुज चैप्टर है, उसमें आपका दो त्रिभुजों के समरूपता की कसौटियां यानी क्राइटेरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स दिया हुआ है। तो उसकी क्राइटेरिया क्या है बच्चों, थोड़ा सा हम शॉर्ट में चर्चा कर देते हैं। तो दो त्रिभुज को समरूप करने की क्राइटेरिया, तीन क्राइटेरिया इसका मेनली क्राइटेरिया है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया होता है बच्चों इसका, ये होता है ट्रिपल एंगल, ए यानी ट्रिपल ए होता है, और ए का मतलब एंगल हुआ बच्चों, यानी कोण हुआ। तो त्रिभुज में आपको पता है कि तीन कोण होते हैं, तो तीन कोण होते हैं, इसीलिए इसके क्राइटेरिया में आपका ट्रिपल एंगल है। अब ट्रिपल एंगल में क्या बातें हैं बच्चों, इसका क्या मतलब हुआ, इससे कैसे मेरा इस क्राइटेरिया से कैसे दो ट्रायंगल मेरा सिमिलर होगा। तो इसमें बड़ा आसान क्राइटेरिया है। अगर मान लीजिए दो ट्रायंगल है और दोनों ट्रायंगल के संगत तीनों कोण यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल्स, अगर संगत तीनों कोण आपस में बराबर हैं, दोनों त्रिभुज के अगर संगत तीनों कोण आपस में बराबर हैं, तो दोनों त्रिभुज ए क्राइटेरिया से मेरा सिमिलर होगा। सेकंड क्या है बच्चों, सेकंड है मेरा ट्रिपल एस का मतलब साइड हुआ बच्चों, और साइड मतलब भुजा हुआ। तो ट्रिपल एस का क्या क्राइटेरिया है, अगर दो त्रिभुजों की संगत तीनों भुजाएं समान अनुपात में हो जाए, सेम रेशियो में हो जाए, प्रोपोर्शन में हो जाए, तो दोनों त्रिभुज मेरा ट्रिपल एस क्राइटेरिया से सिमिलर होगा। और फिर एक थर्ड जो क्राइटेरिया है ये है मेरा एस का मतलब हुआ बच्चों साइड एंगल साइड। तो यहां देखिए दो साइड है, बीच का एंगल है, तो इसकी क्राइटेरिया बताता है बच्चों कि अगर दो त्रिभुजों की संगत दो भुजाएं समान अनुपात में हो और उनके बीच का एक कोण बराबर हो, तो इस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल मेरा सिमिलर होगा। एक बात और बच्चों, ये जो फर्स्ट क्राइटेरिया मेरा ट्रिपल ए का है, इसमें है कि मेरा तीनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, लेकिन इसका एक उप गुणधर्म होता है, इसका एक सब प्रॉपर्टी होता है। तो सब प्रॉपर्टी क्या है कि अगर तीन एंगल इक्वल ना हो, अगर दो ट्रायंगल का, सिर्फ अगर दो एंगल भी इक्वल हो, तो दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर हो जाएगा ए क्राइटेरिया से। क्योंकि आपको पता होगा बच्चों, अगर दो ट्रायंगल के दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए, तो एक जो रेस्ट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो बचता है वो खुद स्वतः इक्वल हो जाएगा, अपने आप इक्वल हो जाएगा। ये चीजें आप लोग जानते होंगे कि अगर दो ट्रायंगल में संगत दो कोण बराबर हो, तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। जैसे देखिए बच्चों एक एग्जांपल हम दे देते हैं। मान लीजिए एक ट्रायंगल मेरा, इसको मिटा दे रहे हैं बच्चों, और ट्रिपल ए की जगह पर सिर्फ डबल ए से भी हम सिमिलर कर सकते हैं। तो ऐसे होगा कि अगर मान लीजिए दो त्रिभुज का संगत दो कोण बराबर है, तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। मान लीजिए एक ट्रायंगल ये है बच्चों और दूसरा ट्रायंगल ये है।
एक ट्रायंगल हो गया मेरा ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल हो गया मेरा पी क्यू आर। अब देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए एंगल ए इक्वल टू एंगल पी है, एंगल ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पी होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू है, तो एंगल सी आपका स्वतः, एंगल सी और एंगल आर खुद स्वतः आपस में बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं बच्चों। मान लीजिए यहां पर एंगल मेरा बन रहा है 70 डिग्री, तो यहां भी 70 होगा अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। अब मान लीजिए बच्चों यहां पर बन रहा है 60 डिग्री का एंगल, तो यहां जब 60 बन रहा है तो यहां भी 60 बनेगा। अब आपको पता है बच्चों कि कोई भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अगर मान लीजिए ये 70 हो गया, ये 70, ये 60, ये 60, तो 70 60 आपका 130 हो गया। तो 130 को हम 180 में माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 50 डिग्री बचेगा। अब उसी तरह यहां भी वही होगा बच्चों, यहां 50 डिग्री हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो थर्ड जो एंगल बचता है वो एंगल अपने आप इक्वल हो जाता है। इसलिए आपका जो समरूप का जो पहला क्राइटेरिया है सिमिलर का, ट्रिपल ए, तो ट्रिपल ए में आप तीन एंगल बराबर ना करके अगर आप दो एंगल से भी करते हैं तब भी मेरा सिमिलर हो जाता है। ये बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब चलिए बच्चों, अब हम लोग ये दो ट्रायंगल को सिमिलर करते हैं। तो देखिए ट्रायंगल मेरा कौन कौन है, तो ट्रायंगल एक मेरा है पी आई ए, इस ट्रायंगल का नाम पी आई ए। तो अब हम यहां लिखेंगे ट्रायंगल पी आई ए एवं ट्रायंगल एक हो गया पी आई ए और एक ट्रायंगल मेरा बन रहा है बी जे पी। तो ट्रायंगल पी आई ए एवं ट्रायंगल बी जे पी, चलिए बच्चों संयोग से नाम का सेटिंग भी अच्छा है, तुक अच्छा बन रहा है, पी आई ए पिया एंड बीजेपी। चलिए अब ये दो ट्रायंगल को हम लोग को सिमिलर करना है। तो सिमिलर करने के लिए बच्चों कम से कम हमको दो एंगल इक्वल करना है। तो यहां पर देखिए बच्चों, ये दोनों ट्रायंगल में दो एंगल मेरा कौन कौन सा इक्वल होगा। तो एक एंगल बच्चों यहां ध्यान दीजिए, थोड़ा सोचिए, ये दोनों ट्रायंगल में कौन कौन सा एंगल इक्वल हो सकता है, और आप सोचिए, उसके बाद फिर हम बता रहे हैं। उसके बाद आप ये चीज देखिएगा कि हमने जो सोचा, आपने जो सोचा वो सही सोचा या गलत सोचा। तो चलिए अब आप लोग सोच लिए होंगे। तो देखिए अब ये दोनों ट्रायंगल का एक एंगल यहां पर 90 बनेगा और इस ट्रायंगल का यहां 90 बनेगा। आपको पता है बच्चों कि ये जो वर्टिकल हाइट होता है, कोई भी चीज हाइट जो होता है वो परपेंडिकुलर में ही होता है, यानी किसी भी चीज के हाइट का जब एक्चुअल मेजर किया जाता है तो परपेंडिकुलर में ही होता है। तो यहाँ पर 90 डिग्री और यहाँ पर 90 डिग्री फॉर्म होगा, तो इसका एक एंगल इसके एक एंगल के इक्वल हो गया। तो इस एंगल को कैसे लिखेंगे बच्चों, तो एंगल पी आई ए, तो इस एंगल को लिखेंगे एंगल पी आई ए इक्वल टू, अब यहां के एंगल को, यहां 90 बन रहा है इसलिए इस एंगल को लिखेंगे बी जे पी, तो हो जाएगा एंगल बी जे पी अब एक एंगल ये हो गया बच्चों 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया। अब दूसरे एंगल के बारे में सोचिए बच्चों, और दूसरा एंगल मेरा कौन सा इक्वल हो सकता है। तो देखिए बच्चों और क्या एंगल इक्वल हो सकता है, तो आप देखिए कि यहां पर ए आई जो होगा, ए आई पीजे का पैरेलल होगा, और पैरेलल का कॉन्सेप्ट पता होगा बच्चों, ये लाइन को हम आगे और इधर बढ़ाएं तो ये दोनों लाइन एक दूसरे से मिलना नहीं चाहिए, मतलब दोनों एक्सीडेंट नहीं करना चाहिए। अगर एक्सीडेंट कर जाएगा तो पैरेलल नहीं होगा। तो यहां पर इस लाइन को अगर हम आगे बढ़ाएं यानी पीजे और ए आई को, तो आगे जाके मिलेगा नहीं, फिर इधर भी बढ़ाया जाए तो मिलेगा नहीं, दैट मीन्स ये दोनों पैरेलल है। जब ये दोनों पैरेलल है बच्चों, तो ये जो मेरा ए बी जो होगा, ये मेरा लाइन सेगमेंट जो है, ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा। जब ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा तो मेरा ये एंगल इक्वल टू ए एंगल हो जाएगा। और ये एंगल कहां से होगा बच्चों, तो ए एंगल मेरा संगत कोण से होगा, जिसको इंग्लिश में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोला जाता है। तो एक एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो इस एंगल के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, तो इसके लिए लिखेंगे पी ए आई,
PAI। तो एंगल PAI इक्वल टू, अब इस एंगल के लिए लिखना है बच्चों, तो इस एंगल के लिए लिखेंगे एंगल BPJ। तो इसके लिए हो जाएगा एंगल BPJ। अब ये कहां से हुआ बच्चों, तो ये हुआ संगत कोण से, हिंदी में संगत कोण बोला जाता है, संगत कोण से। और इसी को अगर बच्चों आप इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं बच्चों CA, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से लिखेंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल के मेरा दो संगत कोण यानी दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गया। तो क्राइटेरिया में हम बताए थे बच्चों कि तीन एंगल की जगह अगर दो ही एंगल इक्वल होता है तब भी मेरा ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। तो यहाँ तक बच्चों उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, यहाँ तक की चीजें आप लोग को समझ में आ गई होगी। अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या तो वीडियो को आप बीच में रोक रोक के इसका नोट्स तैयार कर लो। तो अब यहाँ के बाद देखते हैं बच्चों, यहाँ के बाद फिर क्या करना है। तो अब यहाँ मिटा देते हैं इसको। अब क्या हो जाएगा बच्चों, दो एंगल इक्वल हो गया तो क्राइटेरिया यहां अप्लाई होगा, देयरफॉर ए से एंगल एंगल से, और ये एंगल एंगल से मेरा ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो ट्रायंगल PIA, ट्रायंगल PIA सिमिलर होगा ट्रायंगल BJP, ट्रायंगल BJP का ये सिमिलर हो गया। अब बच्चों आप लोग को पता होगा कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो क्या होती है। तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं और वो भी एंगल एंगल क्राइटेरिया से, तो उनके साइड जो होंगे ये सेम रेशियो में हो जाएगा, साइड जो होंगे ये सेम रेशियो में होगा। तो इनका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होगा ये दोनों ट्रायंगल का ये सेम रेशियो में होगा। तो हमको कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स देखना है बच्चों। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स में हम ये देखते हैं, पहले हम देखते हैं AP। तो AP का कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा होगा बच्चों, BP होगा। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो AP आपका हाइपोटेनियस होगा, कर्ण होगा। तो कर्ण का कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो होगा वो कर्ण ही होगा। तो AP का कॉरस्पॉन्डिंग मेरा हो जाएगा BP, AP का संगत भुजा BP होगा। तो इसका जो अनुपात होगा ये सेम रेशियो में होगा। तो कहने का मतलब AP बाई BP, AP बाई BP। एक हाइपोटेनियस पकड़ लिए बच्चों। अब एक पकड़ लेते हैं हम, इसका बेस पकड़ लेते हैं। तो बेस मेरा AI होगा, बेस मेरा AI। तो बेस में हम AI यूज करेंगे, बेस मेरा AI हो गया। अब इसका बेस AI हुआ बच्चों, तो इसका बेस हो जाएगा मेरा PJ। तो AI बेस का कॉरस्पॉन्डिंग होगा, तो इसका हो गया बेस मेरा PJ। अब एक साइड जो बच्चा बच्चों जो परपेंडिकुलर का काम करेगा, तो वो साइड मेरा इसका हो गया PI, और उसमें हो गया मेरा BJ। कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो गया। अब क्या करना है बच्चों, इसका वैल्यू पुट करना है। अब वैल्यू पुट करके फिर हम इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद मेरा जो सेक्शन फॉर्मूला है उसका डेरिवेशन हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, अब वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू AP बाई BP, AP का वैल्यू कितना है बच्चों, A से लेके P का वैल्यू M1 है। ये वैल्यू नहीं है बच्चों, A का कोऑर्डिनेट है। तो M1 A से लेके P का वैल्यू मेरा M1 हो गया। तो AP की जगह हम M1 पुट करेंगे इसके वैल्यू को, और फिर BP को देखा जाए बच्चों तो BP का वैल्यू इधर हम M2 लिए हुए हैं, BP मेरा M2 है। तो BP की जगह हम M2 पुट करेंगे,
अब फिर ए आई का वैल्यू देखेंगे बच्चों, ए आई का वैल्यू क्या होगा। तो ए आई का वैल्यू जितना सीजी का वैल्यू होगा उतना ही ए आई का वैल्यू होगा, क्योंकि आप जानते हो बच्चों यहाँ पर रेक्टेंगल फॉर्म हुआ है, तो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, मतलब आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो जितना मेरा सीजी होगा उतना ही मेरा ए आई होगा। तो सीजी कितना होगा बच्चों, तो यहां से देखिए ओ से लेकर जी मेरा एक्स है और ओ से लेकर सी मेरा x1 है। तो सीजी कितना होगा बच्चों, तो ये पूरे x में इतना माइनस कर देंगे तो इतना निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सीजी का वैल्यू x माइनस x1, इसका वैल्यू बच्चों x माइनस x1 हो गया। अब इसका वैल्यू x माइनस x1 हुआ तो ए आई का भी वैल्यू उतना ही होगा। तो अब हम ए आई का वैल्यू x माइनस x1 पुट करेंगे, x माइनस x1। अब पीजे का वैल्यू पुट करना है बच्चों, तो पीजे का वैल्यू फिर उसी तरह हम लोग फाइंड करेंगे। तो पीजे मेरा यहां से लेके यहां तक है, ये किसके इक्वल होगा बच्चों, तो जीडी के इक्वल होगा, क्योंकि यहां भी एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। तो रेक्टेंगल यहां जब फॉर्म हो रहा है तो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड यानी आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो पीजे का वैल्यू उतना ही होगा जितना जीडी का वैल्यू होगा। तो जीडी का वैल्यू कितना होगा बच्चों, तो जीडी का वैल्यू निकालने के लिए हम पूरे ओडी में से ओजी को माइनस कर देंगे। तो पूरे ओडी में यहां तक माइनस कर देंगे बच्चों, तो यहां से यहां का डिस्टेंस मेरा निकल जाएगा। तो पूरे यहां से लेके यहां तक मेरा x2 है और यहां से लेके इस जगह तक मेरा x है। तो अब हम क्या करेंगे, x2 माइनस x1 करेंगे। ये x2 माइनस x1 हो गया और जितना जीडी हुआ उतना ही बच्चों मेरा पीजे होगा। कहां से, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी से। तो अब हम पीजे का वैल्यू पुट कर देंगे x2 माइनस, सॉरी बच्चों x1 नहीं x, यहां तक का डिस्टेंस मेरा x है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पूरे ओडी में ओजी को माइनस करना होगा। तो पूरे ओडी मेरा x2 है और ओजी मेरा x है, इसलिए x2 माइनस x होगा। तो मेरा पीजे का वैल्यू x2 माइनस x हो जाएगा, x2 माइनस x। अब इसका वैल्यू पुट करना है बच्चों, तो ये पीआई हो गया। तो पीआई का वैल्यू देखना है कितना होगा, ये पीआई। तो यहां पर बच्चों ई आई पी एच एक आपका रेक्टेंगल हो गया। तो रेक्टेंगल हो गया तो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, यानी आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो इसका वैल्यू कितना होगा बच्चों, जितना एच ई का वैल्यू होगा, पी आई का वैल्यू जितना एच ई का होगा। तो एच ई का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, तो यहां से इतना में से इतना हम माइनस कर देंगे, तो ये जो वैल्यू आएगा मेरा एच ई का वैल्यू आएगा। तो यहां से लेके यहां तक मेरा y है, तो y और माइनस यहां से लेके यहां तक का वैल्यू y1 है, तो यहां पर मेरा y माइनस y1 हो जाएगा। और ये जो y माइनस y1 हुआ बच्चों, ये एच ई हुआ। अब एच ई जितना है उतना ही पी आई होगा मेरा। तो पी आई के जगह मेरा y माइनस y1 होगा। तो यहां पर हम पुट कर देंगे y माइनस y1 अपॉन, अब बीजे का वैल्यू निकालना है बच्चों। तो बीजे का वैल्यू निकालेंगे तो ये भी एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। कौन सा रेक्टेंगल, एच जे बी एफ, एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। इसकी भी आमने सामने की भुजा बराबर होगी। तो बीजे कितना होगा बच्चों, जितना एफ एच होगा। तो एफ एच कितना होगा, तो एफ एच निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक के डिस्टेंस में यहां से यहां का डिस्टेंस माइनस कर देंगे। तो यहां से यहां का डिस्टेंस है बच्चों y2 और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है y। तो y2 माइनस y करेंगे। तो y2 माइनस y मेरा एच एफ निकल गया और ये मेरा बीजे के इक्वल होगा। तो हम बीजे के जगह y2 माइनस y को पुट करेंगे, y2 माइनस y पुट कर दिए। अब करना क्या है बच्चों, ये आप देख रहे हैं कि ये तीनों इक्वल है। तो इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए एक बार हमको इसको इसके साथ लेना होगा और फिर इसी को इसके साथ लेना होगा। जब बच्चों इसको इसके इक्वल लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो आप जान रहे हो कि यहाँ हमको p का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो यहाँ x और y दोनों का निकालना है। तो इससे मेरा x का वैल्यू फाइंड होगा और फिर बच्चों जब हम इसको इसके साथ लेंगे तो मेरा y का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। अब y का निकल जाएगा x
और y का, तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट का क्या फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला मेरा तैयार हो जाएगा। तो अब करना क्या है बच्चों, अब लिखेंगे देयरफॉर, अब इसको इसके साथ लेना है, यानी m1 बाई m2 इक्वल टू x माइनस x1 बाई x2 माइनस, लगता है बच्चों यहां थोड़ा मिस्टेक हुआ है वैल्यू पुट करने में, x2 माइनस x1, थोड़ा देखा जाए बच्चों, ये pj का वैल्यू था, pj, तो pj कितना है, x2 माइनस x है, तो x2 माइनस x होगा, 1 नहीं होगा, x2 माइनस x, एक ये हो गया बच्चों, इसको हम इसके साथ ले लिए, और फिर इसको हमको इसके साथ लेना है। तो ऐसा करते हैं बच्चों, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, इसको ऊपर में ही लिखते हैं। तो यहां तक आप लोग देख लिए बच्चों, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहां तक आप ले सकते हैं, यहां के बाद का फिर हम काम ऊपर करते हैं। तो इधर मिटा दे रहे हैं, अब देयरफॉर m1 अपॉन m2 इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x, एंड एक बार हम इसको इसके साथ लिए बच्चों, अब फिर इसको इसके साथ लेना है, तो एंड m1 बाई m2 इक्वल टू m1 बाई m2 इक्वल टू y, अब इसको इसके साथ लेना है, तो y माइनस y1 और अपॉन y2 माइनस y। अब क्या करना है बच्चों, इसको सॉल्व करना है, तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो किस तरह से सॉल्व करना है, इधर पहले करना है, फिर एंड में उधर करना है। तो हम एक साइड कर देते हैं बच्चों, एक साइड जैसा होगा वैसा ही उधर का होगा, और वो चीज आप लोग को करना है, वो उधर का फाइंड आपको करना है। तो देखिए बच्चों, यहां फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां थोड़ा सा हम सॉल्यूशन का रूल अप्लाई करेंगे, तो यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो m1 मेरा मल्टीप्लाई इससे होगा बच्चों, हम डायरेक्ट कर देते हैं, तो m1 को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 x2 होगा, और फिर यहां माइनस है बच्चों, m1 x से मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, पावर हो जाएगा माइनस m1 x हो जाएगा। अब m1 से इसमें हो गया, अब m2 से करना है बच्चों, तो बीच में हम इक्वल टू का साइन देंगे, और फिर m2 से x में करना है, तो m2 x हो जाएगा, और माइनस फिर m2 से x1 में करना है, तो माइनस m2 x1 हो जाएगा। अब क्या करना है बच्चों, माइनस को प्लस करना है, तो इधर का जो माइनस है लेफ्ट साइड में, इसको हम राइट साइड ले जाएंगे, RHS की ओर ले जाएंगे, और इधर का जो माइनस RHS में है इसको हम LHS की ओर ले आएंगे। तो यहां पर हो गया m1 x2, ये मेरा प्लस में है और ये मेरा माइनस में है, माइनस को इस साइड ले आएंगे बच्चों, तो प्लस हो जाएगा m2 x1। अब क्या करना है बच्चों, इधर ये माइनस है, इसको RHS की ओर ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा, तो m1 x, और फिर यहां का जो प्लस मेरा बच्चा ये है m2 x। अब क्या करना है बच्चों, इधर कोई काम वर्क नहीं होगा, इसमें कोई समानता नहीं है, इसलिए ज्यों का त्यों रखना है m1 x2 और प्लस m2 x1। अब इधर क्या करना है बच्चों, इधर x मेरा दोनों में सेम है, तो ये कॉमन में आ जाएगा, तो x को हम कॉमन कर देंगे, तो x मेरा कॉमन होगा बच्चों, तो अंदर बचेगा मेरा m1 प्लस m2। अब क्या करना है बच्चों, यहां से हमको x का वैल्यू ले लेना है, x के इक्वल ले लेना है,
तो m1x2 इधर कुछ नहीं करना है और प्लस m2x1। अब हम x निकालेंगे बच्चों, तो x के साथ m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई फॉर्म में है। जब ये LHS की ओर आएगा तो डिवाइड फॉर्म में हो जाएगा। तो अब m1 प्लस m2 को इधर लाएंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2 और ये किसके इक्वल हुआ, ये हुआ आपका x के इक्वल। तो यहां पर बच्चों p का जो कोऑर्डिनेट है मेरा, तो p के कोऑर्डिनेट में एब्सिसा यानी x हमको मिल गया। अब जो हम एंड के बाद इधर छोड़े हुए हैं बच्चों, तो सेम वर्क करना है, जो वर्क हम यहां किए हैं वही वर्क ये दोनों के साथ होगा और ये दोनों के साथ होने के बाद फिर आपका y फाइंड हो जाएगा। और जब x y ये दोनों फाइंड हो जाएगा तो हमें सेक्शन फॉर्मूला मिल जाएगी। हालांकि हम यहाँ हिंट्स कर देते हैं बच्चों, आप फाइंड कर लोगे, इसको उस साइड फाइंड करके आप देख लेंगे, लेकिन यहाँ हम आपको हिंट्स कर देते हैं। तो फाइनली इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, तो फाइनली कोऑर्डिनेट इस तरह से बनेगा पॉइंट P का। तो फाइनली कोऑर्डिनेट x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 और y m1 प्लस m2। ये मेरा x का निकला बच्चों। अब जब हम y का निकालेंगे तो थोड़ा सा यहाँ चेंज आएगा, आप निकाल के देख लोगे क्या बातें आएगी। जहां जहां x है बच्चों वहां वहां y हो जाएगा। m1 और m2 आपका कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो y इक्वल टू मेरा हो जाएगा m1 और x2 की जगह हम y कर देंगे, तो m1 y2 और प्लस m2 और क्या करना है बच्चों, x1 की जगह हमको x की जगह y कर देना है, तो y1 हो जाएगा अपॉन m1 प्लस m2। तो ये मेरा फाइनली सेक्शन फॉर्मूला ये मिल गया बच्चों। इसको अब आप कैसे इजीली दिमाग में रखोगे ये चीज थोड़ा सा हम बता देते हैं। ये आपका डेरिवेशन हुआ। डेरिवेशन की आवश्यकता आपको फिलहाल नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको आगे की कक्षाओं में, आगे की क्लासेस में आपको जरूरत पड़ सकता है। और पढ़े या ना पढ़े, लेकिन ये जानना जरूरी होता है बच्चों कि कोई भी फॉर्मूला का डेरिवेशन कैसे होता है, फॉर्मूला आता कैसे है, ये जानना जरूरी होता है। लेकिन आपको सिर्फ ये यूज करके आपको सवाल बनाना होगा, इतना आप दिमाग में रखते हैं तो बहुत अच्छी बातें हैं। अब इस फॉर्मूला को आप इजीली दिमाग में कैसे रख सकते हैं, इसका थोड़ा सा हम ट्रिक बता देते हैं बच्चों। करना क्या है बच्चों, मान लीजिए यहां पर दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए और पॉइंट बी हो गया। अब इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है बच्चों, इसका कोऑर्डिनेट आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट है सेकेंड पॉइंट का। सेकेंड के लिए हम 2 में लेते हैं x2, y2। अब मान लीजिए ये पॉइंट P, यहाँ पॉइंट P हो गया, पॉइंट P पर अंतः विभाजित हो रहा है। इसका कोऑर्डिनेट ले लेंगे बच्चों x y और ये किस रेशियो में हो रहा है, तो m1 रेशियो m2 में हो रहा है। तो इजीली हम फॉर्मूला कैसे फाइंड करेंगे, इजीली दिमाग में कैसे रख सकते हैं, उसके लिए करना क्या है बच्चों, अगर आपको x निकालना है तो सबसे पहले m1 पकड़ना है। अगर आप m1 लेते हो, m1 और हम x का निकाल रहे हैं, तो m1 होगा तो x मेरा 2 होगा, ये 1 तो इससे एक बढ़ के m1 हुआ तो x मेरा 2 होगा। तो यानी m1 को हमको x2 के साथ लेना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, जब हम m1 से स्टार्ट करना है, तो जब हम m1 लिए तो x को लेना है 2, और चूंकि x का निकाल रहे हैं तो m1 लिए तो x का 2 होगा। अब क्या करना है बच्चों, इसको चेंज कर देना है, प्लस में इसको हम चेंज कर देंगे। तो जहां m1 था अब 1 की जगह हम 2 कर देंगे, तो m2, और जहां पर 2 था वहां पर 1 कर देंगे, और आपका डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये फिक्स रहेगा बच्चों। ये मेरा x का निकल गया। अब इसी तरह बच्चों अगर y का निकालना हो तो y का कैसे निकालेंगे, तो आप यहां लिख सकते हो, यहां पर मेरा जगह नहीं है इसलिए हम नीचे लिख देते हैं। तो y, अब जब आप x का फाइंड कर लिए तो y का दिमाग में रखना बड़ा आसान है। आपको x की जगह पर y करना है,
तो x2 है तो यहाँ पर y2 करना है, x1 है तो वहां पर y1 करना है। m1 m2 आपका कांस्टेंट रहेगा, तो m1 अब x2 के जगह क्या करना है बच्चों, y2 करना है, प्लस m2 और x1 के जगह क्या करना है, y1 करना है, अपॉन m1 प्लस m2। तो इस तरह से बच्चों सेक्शन फॉर्मूला हमें ये मिल गया, ये सेक्शन फॉर्मूला। अब इस सेक्शन फॉर्मूला को अप्लाई करके अगर मान लीजिए कोई लाइन सेगमेंट है, यहाँ का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा बच्चों, यहाँ का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, यहाँ का रेशियो दिया रहेगा, रेशियो आपका दिया रहेगा, और आपका इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एक x निकालना है, तो x का फॉर्मूला ये हुआ, दूसरा हमको y निकालना है, तो y का फॉर्मूला ये हुआ। इस फॉर्मूला पर पुट करके हम कोऑर्डिनेट मतलब बिंदु जो P है, पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट पता कर लेंगे, और यही हुआ आपका सेक्शन फॉर्मूला। आप जानना है बच्चों कि इस सेक्शन फॉर्मूला का यूज हम और कहां कर सकते हैं। तो एक तो हुआ कि जिस पॉइंट पर अंतः विभाजित हो रहा है रेखाखंड, उसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। अब इसका यूज हम ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों, मान लीजिए यहाँ का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, P का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और B का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो बच्चों यहाँ का रेशियो पूछा जाएगा। तो यहाँ का हम रेशियो कि कितना रेशियो में पॉइंट P पर अंतः विभाजित हो रहा है, इंटरनली इंटरसेक्ट हो रहा है, कितना रेशियो पर, तो उस रेशियो को कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, तो ये हमको जानना है कि उस रेशियो को हम कैसे फाइंड करेंगे। इस पर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसको कैसे करेंगे बच्चों, अब आगे उस पर देखा जाए। अब इसको हम मिटा देते हैं बच्चों, और एक फाइनल आपको हम बता देते हैं कि इससे इसका यूज करके आप क्या क्या निकाल सकते हैं। पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। यहाँ का कोऑर्डिनेट फर्स्ट पॉइंट का x1, y1 होगा, और सेकेंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2, y2 होगा। अब ये पॉइंट P, इसका कोऑर्डिनेट xy लेंगे बच्चों, और ये m1 रेशियो m2 में पॉइंट P पर अंतः विभाजित हो रहा है। तो विभाजन सूत्र हम लोग देख लिए बच्चों, तो विभाजन सूत्र मेरा क्या था, सेक्शन फॉर्मूला क्या था, उसी का यूज करके हमको आगे का फॉर्मूला निकालना है। इसलिए एक बार हम यहां लिख देते हैं सेक्शन फॉर्मूला विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र क्या है बच्चों, x तो m1 बोले थे, m1 से स्टार्ट करना है, तो जब m1 लेंगे तो x2 लेंगे, फिर इसको चेंज कर देंगे, अब m1 की जगह m2 लेंगे और x2 की जगह x1 हो जाएगा, और अपॉन m1 प्लस m2, ये हो गया x। अब इसी तरह हमको y निकालना है बच्चों, तो y निकालेंगे तो x की जगह हमको y करना है, तो क्या हो जाएगा m1 x2, यानी अब यहाँ y हो जाएगा m1 y2 प्लस, अब यहाँ चेंज कर देना है बच्चों m2 y1 और अपॉन m1 प्लस m2। ये आपका सेक्शन फॉर्मूला हो गया बच्चों, और इस सेक्शन फॉर्मूला को अप्लाई करके हम पॉइंट P का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। अब हम लोग को जानना है बच्चों कि अगर हमको रेशियो निकालने के लिए कह दिया जाए तो रेशियो को हम कैसे फाइंड करेंगे। तो रेशियो फाइंड करने के लिए सबसे आसान तरीका ये होगा बच्चों, आप रेशियो यहां से भी फाइंड कर सकते हो, लेकिन यहां पर क्या है कि यहां पर आप कुछ मान लीजिए, मान लेने के बाद थोड़ा सा रेशियो फाइंड करने में आपको आसानी होगा, थोड़ा इजी होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर k अनुपात 1, जहां भी रेशियो निकालने के लिए कहेगा वहां पर हम k रेशियो 1 ले लेंगे, और इधर का पार्ट हम k ले रहे हैं और इधर का पार्ट हम 1 ले लेंगे।
यानी के रेशियो 1 मान लेते हैं। तो अगर रेशियो निकालने के लिए कहता है बच्चों, तो इस रेशियो को हम के रेशियो 1 मान लेंगे और मान लेने के बाद फिर हम इसको फाइंड करेंगे। तो यहां क्या हो गया बच्चों, M1 रेशियो M2 इक्वल टू आपका के रेशियो 1 हो गया। अब क्या करना है बच्चों, इसी से मेरा यही सेक्शन फॉर्मूला से एक और रिजल्ट आएगा जो मेरा जरूरत पड़ेगा, जहां पर रेशियो फाइंड करना है उस जगह के लिए इसका हम अप्लाई करेंगे, यूज करेंगे। तो अब करना क्या है बच्चों, M1 रेशियो M2 इक्वल टू के रेशियो 1 है, तो M1 की जगह हम के पुट कर देंगे, M2 की जगह 1 पुट कर देंगे, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा बच्चों, तो रिजल्ट इस तरह से आएगा, देयरफॉर x इक्वल टू, तो x क्या हो जाएगा, M1 की जगह हमको k पुट करना है तो k x2 और प्लस M2 की जगह बच्चों 1 पुट करना है, तो M2 की जगह 1 पुट होगा तो 1 इंटू x1 मेरा हो जाएगा x1 और अपॉन, अब M1 प्लस M2, तो M1 की जगह k पुट होगा बच्चों, यहां पर देखिए M1 की जगह आपका k है, M2 की जगह 1 है, तो M1 की जगह मेरा k पुट होगा तो k प्लस 1 हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट बच्चों y निकालना है, तो y की भी वही बातें होगी, तो M1 की जगह आपका k पुट करना है, M2 की जगह 1 करना है, मतलब आप यहीं से कर सकते हो, x की जगह सिर्फ आपको y कर देना है, तो क्या हो जाएगा k y2 और प्लस y1 और नीचे M1 की जगह k और फिर M2 की जगह 1 हो जाएगा। तो अगर रेशियो फाइंड करना हो बच्चों, तो रेशियो फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि मेरा सेक्शन फॉर्मूला से ही निकला हुआ है, तो इसका हम अप्लाई करके और k रेशियो 1 ये हम फाइंड करेंगे, फाइंड करने के बाद हमको रेशियो मिल जाएगा। अब इसका एक कंडीशन और है बच्चों, इससे मेरा एक कंडीशन ये निकला, इसको हम 1 ले लेते हैं, 1 का ही ये फर्स्ट हो गया, और फिर इसका एक और कंडीशन निकलेगा सेकंड। उस कंडीशन में क्या है बच्चों कि अगर M1 रेशियो M2 अगर 1:1 में यानी सेम पार्ट में अगर अंता विभाजित हो रहा है, इंटरनली इंटरसेक्ट हो रहा है सेम रेशियो में, अगर सेम रेशियो में हो रहा है बच्चों, तो इसके लिए मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, तो सेम रेशियो कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि अब k की जगह भी मेरा 1 हो जाएगा और यहां तो 1 है ही, तो अब अगर 1:1 में ये लाइन सेगमेंट मेरा अंता विभाजित होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1:1 में हो रहा है, तो ये पॉइंट P जो है ये मिड पॉइंट पर आ जाएगा बच्चों, क्योंकि इधर का रेशियो और उधर का रेशियो मेरा सेम है, इधर का पार्ट और उधर का पार्ट मेरा सेम है, तो अब ये पॉइंट आपका मिड पॉइंट पर आ जाएगा, मध्य बिंदु पर आ जाएगा। तो ये पॉइंट बच्चों अब हम मिड पॉइंट पर ले लेते हैं, मिड पॉइंट ले लेना है बच्चों बीचों बीच, कोऑर्डिनेट वही रहेगा एक्स वाई। अब मेरा यहां M1 रेशियो M2 जो हुआ ये सेम रेशियो में हो गया, यानी इधर का पार्ट सेम हुआ और उधर का भी पार्ट सेम हुआ, यानी इधर का भी 1 हो गया और इधर का भी 1 हो गया। तो इसके जगह पर बच्चों पहले k था मेरा, k रेशियो 1 था, और अब इसके जगह पर 1 हो गया और 1 रेशियो, इधर तो 1 है ही मेरा। अब क्या करना है बच्चों, अब इसी से या तो यहां से आप यहां से निकालो या यहां से निकालो, आपका दोनों जगह से निकल जाएगा। तो सेकंड रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, तो k की जगह अब हम 1 पुट कर देंगे, तो k की जगह मेरा 1 पुट होगा, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरा x2 हो जाएगा, और प्लस यहां तो x1 है ही बच्चों और वहां पर मेरा 1 रेशियो में था भी, तो यहां पर x1 ज्यों का त्यों रहेगा, तो ये किसके इक्वल होगा बच्चों, x के इक्वल, तो x इक्वल टू x2 प्लस x1 और अपॉन, तो k प्लस 1, तो k प्लस 1, अब k की जगह भी 1 है और 1 तो 1 है ही, तो अब k की जगह 1 पुट होगा तो 1 प्लस 1, अब फिर इसी तरह y, तो y निकालेंगे बच्चों, तो k की जगह अब मेरा 1 आ गया, तो यहां पर 1 y2 से मल्टीप्लाई होगा तो y2 होगा, और फिर y1 ज्यों का त्यों होगा, और अपॉन
k प्लस 1, तो k भी मेरा 1 पार्ट में, उधर 1 है ही, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा। अब क्या करना है बच्चों, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख देना है, तो इसको हम ए साइड लिख दे रहे हैं। तो यहां पर ऐसे लिख देंगे बच्चों x इक्वल टू, अब थोड़ा हम यहाँ ऐसे करते हैं, x2 पहले है, x1 बाद में, x1 पहले लिखते हैं, x2 बाद में लिखते हैं, तो x इक्वल टू x1 प्लस x2 और बाई 2 हो जाएगा, और कोमा अगर y, तो y निकालेंगे बच्चों, इसको भी अरेंज करके लिखते हैं, y1 प्लस y2 और बाई 2 हो जाएगा। अब एक फॉर्मूला हमको ये मिला बच्चों, अब इस फॉर्मूला को एक हम अलग नाम देते हैं बच्चों, इस फॉर्मूला को हम मध्य बिंदु सूत्र बोल देंगे। तो जहां भी आपको मध्य बिंदु निकालने के लिए कहेगा, मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट, अगर ये पॉइंट मध्य बिंदु पर आ गया, यानी अगर ये सेम रेशियो में है, तो ये मिड पॉइंट पर आ जाएगा। तो जहां भी हमको मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कहेगा, वहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बच्चों। और इसको आप शॉर्ट में दिमाग में रखने के लिए इसको मध्य बिंदु सूत्र भी कर सकते हैं, मध्य बिंदु सूत्र यानी मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मध्य बिंदु कहीं भी निकालने के लिए अगर बोला जाए क्वेश्चन में, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, और ये फॉर्मूला बड़ा आसान है बच्चों, x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2 हो गया। अब यहां पर देखिए, ये जो मिड पॉइंट का फॉर्मूला है, एक टाइप का एवरेज है बच्चों, एवरेज जिस तरह निकाला जाता है उसी तरह का ये एक एवरेज है। तो यहां तक हो गया बच्चों मेरा सेक्शन फॉर्मूला, और सेक्शन फॉर्मूला से मेरा दो रिजल्ट्स हम इसमें फाइंड किए। एक फाइंड किए कि अगर आपको रेशियो निकालना हो, तो रेशियो निकालने के लिए k रेशियो 1 मानेंगे, और k रेशियो 1 मान के आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे रेशियो के लिए, जहां रेशियो आपको फाइंड करने के लिए देता है कि कोई रेखाखंड AB जो है पॉइंट P पर कितना रेशियो में अंतः विभाजित हो रहा है, कितना अनुपात में हो रहा है। अगर अनुपात निकालने के लिए देता है बच्चों, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, और इस फॉर्मूला से आप बड़ा इजी से निकाल सकते हो। उसके बाद बच्चों, अगर मिड पॉइंट, अगर मान लीजिए कोई लाइन सेगमेंट AB है और उसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर आपको फाइंड करने के लिए देता है, तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और ये दोनों फॉर्मूला बच्चों मेरा मेन ये सेक्शन फॉर्मूला जो है, विभाजन सूत्र जो है, इसी से ये डिराइव हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप सबों को समझ में आ गई होगी। अब इसका जो मेरा नेक्स्ट पार्ट होगा, उसमें आपको ये बताया जाएगा कि सेक्शन फॉर्मूला और फिर ये रेशियो निकालने के लिए हम किस तरह से उसमें हम सॉल्यूशन करेंगे, कैसे करेंगे, तो ये आपको नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा बच्चों। तो आज यहीं तक, जय हिंद।